Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. तो बच्चे हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे वेव ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, बट उसे आपको वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है, तभी वो वेक्टर फॉर्म में अगर आप इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करोगे देन यू विल गेट नेट डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। और दो तरह के हमने सुपरपोजिशन पढ़े थे, एक तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड सेकंड वन इज डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में मैंने ये कहा था कि अगर दो लाइट वेव्स इंटरफेयर करती हैं आपस में और उनके इंटरफेरेंस के बाद रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर इंक्रीज होता है तो उसे हम कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कह रहे हैं, और ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है। तो यहीं तक किया था आई थिंक सो लास्ट टाइम। यहाँ तक सबको याद है? यस और नो? हाँ जी बच्चों, यहाँ तक याद है सबको? यस सुजल, आप कल क्लास में थे, आपको पता होगा। यहीं तक किया था? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक या नहीं? पहले ये कंफर्म कर दो, क्योंकि आप रिस्पॉन्स तो करते नहीं हो। हाँ जी, आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes, sir. ओके, सो नाउ आगे चलते हैं। आज हमने करना है नया टॉपिक, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हेडिंग लगा दो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिखते हैं। इसमें आप लिखोगे इट इज द फिनोमिनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। इट इज द phenomenon of redistribution of light energy in a medium. Phenomenon of redistribution of light energy in a medium when two light waves from two coherent sources, ये वर्ड मैं आपको बताऊंगा क्या चीज है। when two light waves from two coherent sources superimpose with each other, तो ये अपने पास है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इट इज द फिनोमिनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। यानी बेटा इंटरफेरेंस का मतलब है ये मेन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम व्हेन टू लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सुपर इम्पोज विद ईच अदर, यानी दो लाइट वेव जब आपस में सुपर इम्पोज होती हैं तो उनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। इसको हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये कोहेरेंट सोर्सेज क्या चीज है।
तो बच्चे कोहेरेंट सोर्सेज के लिए अलग से नोट बना लो, क्या है ये कोहेरेंट सोर्सेज, ये लिखते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज, इसमें आप लिखोगे टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट, टू सोर्सेज, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग। नंबर 1, टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट if they emit light of, if they emit light waves of same frequency। कोहेरेंट सोर्सेज उन्हें बोलेंगे जो सेम फ्रीक्वेंसी के लाइट वेव्स एमिट करेंगे। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा से डिनोट करते हैं, लीनियर फ्रीक्वेंसी है तो न्यू से डिनोट करते हैं। बट अगर कोई दो सोर्सेज से निकलने वाली लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है तो ऐसे सोर्सेज को हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज बोलेंगे। एंड सेकंड पॉइंट इज कोहेरेंट सोर्सेज आर ऑब्टेन्ड, कोहेरेंट सोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कोहेरेंट सोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स। जो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं उसे हम सिंगल सोर्स से ही निकालते हैं, और ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि अगर आप दो अलग अलग इंडिविजुअल सोर्सेज लेंगे तो वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी कोहेरेंट, टू इंडिविजुअल सोर्सेज दे कैन नॉट बी कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज हमेशा किसी सिंगल सोर्स से ही बनाया जाएगा। कैसे? तो उसके लिए आप देखो कैसे बनता है कोहेरेंट सोर्स, किसी भी कोहेरेंट सोर्स किसी भी सिंगल सोर्स से कैसे बनता है। तो बच्चे मान लो हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट वेव, मान लो S, और यहाँ पर हमने एक ऑब्स्टेकल लगा दिया। इस ऑब्स्टेकल में हमने 2 होल कर दिए, यहाँ कहीं हमने 2 होल कर दिए इस ऑब्स्टेकल में। एक तो ये कर दिया यहाँ पे और दूसरा एक यहाँ पे। ऐसे हमने 2 होल कर दिए यहाँ पे ऑब्स्टेकल में। तो इस सोर्स से जो वेव फ्रंट्स निकलेंगे वो कुछ इस तरह से निकलेंगे। अब ये वेव फ्रंट जब यहाँ इन 2 होल्स के पास पहुंचेंगे तो यहाँ से अलग अलग वेव फ्रंट्स निकलेंगे लाइक दिस। यहाँ से अपने अलग अलग वेव फ्रंट्स निकलेंगे और इस वाले सोर्स से भी अलग अलग वेव फ्रंट्स निकलेंगे कुछ इस तरह से। ना बच्चे हमें देखने में ऐसा लगेगा कि ये जो 2 वेव फ्रंट्स यानी ये जो 2 वेव्स आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं? ये इस सोर्स S1 से आ रही हैं और ये इस सोर्स S2 से आ रही हैं। बट एक्चुअल में ये कोई 2 डिफरेंट सोर्सेज नहीं है, एक्चुअली ये सिंगल सोर्स ही था और इसी सिंगल सोर्स से हमने 2 सोर्सेज बना लिए। क्योंकि ये लाइट एक ही सोर्स से आ रही है इसलिए बच्चे यहाँ पे निकलने वाली 2 लाइट वेव्स इनकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। तो सच सोर्सेज आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज, इट इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। तो आप कह सकते हो यहाँ पे आप कह सकते हो कि S1 and S2 here, S1 and S2 are 2 coherent sources, S1 and S2 are 2 coherent sources, S1 and S2 are 2 coherent sources। हाँ जी बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट? से यस और नो, यहां तक समझ आ गया सबको? यस सर। सो हमने पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद हमने ये कोहेरेंट सोर्स लिखा। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है ये आप अलग से अपने बॉक्स में डाल लो अपनी नोटबुक में। फिर इससे आगे चलते हैं। तो अगर ये दोनों लाइट वेव्स इंटरफेयर करेंगी, अब ये इंटरफेयर कहाँ हो रही है आओ देखते हैं। जैसे S1 और S2 से निकलने वाली लाइट, देखो बच्चे इसका वेव फ्रंट और इसका वेव फ्रंट ये यहाँ आके इंटरफेयर हो रहा है। ये वाला वेव फ्रंट और ये वाला वेव फ्रंट इस पॉइंट पे इंटरफेयर हो रहा है। ऐसे ही बच्चे ये और ये वेव फ्रंट यहाँ इंटरफेयर हो रहे हैं। इसके अलावा ये वाला वेव फ्रंट यहाँ भी इंटरफेयर हो रहा है इस वाले वेव फ्रंट के साथ। तो ऐसे आप देखोगे जब 2 अलग अलग सोर्सेज से किसी मीडियम में, 2 अलग अलग सोर्सेज से किसी मीडियम में लाइट वेव्स आ रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की आ रही हैं यानी कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही हैं।
और वो आपस में मिक्स होती हैं, इंटरफेयर करती हैं। तो जहां जिन जिन पॉइंट्स पे वो इंटरफेयर कर रही हैं वहां पर लाइट एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, एंड दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो आप देखोगे इस पॉइंट पे या फिर यहां जो मैंने शो किया है, दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ इंटरफेरेंस, या आप कह सकते हो सम साइड्स ऑफ इंटरफेरेंस। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, यहां पर इंटरफेरेंस हो रही है कुछ कुछ जगह पे। दीज आर सम साइड्स ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की कुछ साइड्स है यहाँ पे जहां इंटरफेरेंस हो रही है। Here we have some sides of interference। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मतलब जहां जहां ये वेव मिक्स होंगी और टच करेंगी वेव फ्रंट्स एक दूसरे को, वहां इंटरफेरेंस हो रही है। और इंटरफेरेंस जहां होती है, दो लाइट वेव्स की दो एनर्जीज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी वहां पे, इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। देखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है लाइट की। यहां तक क्लियर है बच्चों? इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नोटेड डाउन। Some sides of interference। आई थिंक आपने कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूं अब इसको। सो नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी हैव, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब हमने कहा कि ये वेव फ्रंट और ये वेव फ्रंट यहाँ इस पॉइंट पे आके इंटरफेयर हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रही है। अब किस टाइप की इंटरफेरेंस यहाँ पे होगी वो हम समझेंगे धीरे धीरे, बट पहले टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस कर लेते हैं। तो बच्चे हमारे पास इंटरफेरेंस के दो टाइप्स होते हैं। जैसे सुपर इम्पोजिशन के दो टाइप्स थे, सेम वैसे ही इंटरफेरेंस के भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखते हैं क्या चीज है। देखते हैं अपने पास ये क्या चीज है। हेडिंग लगा दो, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। बेटा एक तरफ आप लगा दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरी तरफ आप लगा दो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और बीच में सेपरेशन लगा देना। देखते हैं ना बेटा, इसका पहला पॉइंट है वो इंटरफेरेंस जब दो लाइट वेव्स इंटरफेयर करें और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आए वो मैक्सिमम हो जाए। when two light waves interfere when two light waves interfere when two light waves interfere at a point in a medium and resultant intensity becomes maximum and resultant intensity becomes इंटेंसिटी कह लो या बच्चे मैग्नीट्यूड कह लो, ब्रैकेट में लिख लेना, एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी, या फिर आप और करके यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑब्वियसली अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा। तो जब रिजल्टेंट
So and resultant intensity is maximum, then it is called constructive interference. Then it is called constructive interference. और दूसरी तरफ destructive में ठीक ऐसे ही लिखना है, when two light waves interfere at a point in a medium and resultant intensity or amplitude is minimum. सारी चीजें सेम लिखनी है, बस यहाँ पे लिखना है resultant intensity is minimum, then it is called, बाकी सब कुछ सेम, then it is called destructive interference. हाँ जी बच्चों, मेरी बात समझ में आई? अगर दो लाइट वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं किसी मीडियम में और उनकी इंटरफेरेंस के बाद इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये जो इंटरफेरेंस है इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर उनकी इंटेंसिटी मिनिमम हो जाए तो हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? हाँ जी, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, यस और नो? यस सर। ओके, आओ डायग्राम बनाते हैं। नोट कर लो बच्चे इसे फटाफट, और पार्टीशन को कॉन्टिन्यूटी में रहने देना, फिर डायग्राम बनाएंगे। बेटा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करा करो। दो लाइट वेव्स एक मीडियम में आ रही हैं, वो आपस में जहां इंटरफेयर करेंगी वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर दो तरीके की इंटरफेरेंस हो सकती है। या तो वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, यानी लाइट वेव कुछ इस तरह से इंटरफेयर करेंगे कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, या फिर इस तरह से इंटरफेयर कर सकते हैं कि इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। अब कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होएगी, कब इंटेंसिटी मिनिमम होएगी, ये डिपेंड करता है बच्चे फेज डिफरेंस पे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फेज डिफरेंस डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पर। फेज डिफरेंस डिपेंड करता है बच्चे पाथ डिफरेंस पर। अगर एक लाइट वेव कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और दूसरी लाइट वेव को उसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो दोनों वेव्स के पाथ में पाथ डिफरेंस आ जाएगा, और उसी पाथ डिफरेंस की वजह से आ जाएगा फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस की वजह से ही आएगा कि कौन से टाइप की इंटरफेरेंस होएगी, कंस्ट्रक्टिव या डेस्ट्रक्टिव। तो ये उनके दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है इस चीज पे डिपेंड करेगा। धीरे धीरे हम समझेंगे सारी चीजें। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब करता हूं, सुनाओ बेटा। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग डायग्राम बनाएंगे, पार्टीशन चली रही है, और फिर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी एक डायग्राम बनाएंगे जस्ट टू रिप्रेजेंट कि क्या होता है। तो बच्चे मान लो यहाँ पे अपने पास इस एक्सिस में हम लोग टाइम ले रहे हैं, इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। तो लेट्स से दिस इज अवर वेव नंबर 1, ये अपनी पहली वेव है। और मान लो बच्चे दूसरी वेव ये वाली है, ये दूसरी वेव है। अगर हम देखें तो दोनों वेव के बीच में जो फेज एंगल है, फेज डिफरेंस अगर आप इन दोनों वेव्स के बीच में देखें इस केस में, तो बेटा फेज डिफरेंस आएगा 0। यहाँ पर कोई फेज डिफरेंस नहीं है, 0 डिग्री, क्योंकि जब ये वेव मिनिमम पे है तो दूसरी वेव भी मिनिमम है, जब ये वेव ने मैक्सिमम अचीव किया तो दूसरी वेव ने भी मैक्सिमम अचीव किया, यानी दोनों वेव साथ साथ चल रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड फेज। इसको हम लोग कहते हैं वेव्स आर इन सेम फेज। इसको हम लोग कहते हैं वेव्स आर इन सेम फेज। वेव्स आर इन सेम फेज, दैट इज उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 है। तो हमने ऐसी वेव्स कंसीडर की विच आर इन सेम फेज। तो बच्चे इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे। पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड ये रहा, फर्स्ट वाली वेव का एम्पलीट्यूड ये रहा, और सेकंड वाली वेव का एम्पलीट्यूड नीचे से लेके ऊपर तक ये है। मतलब आप ऐसे समझो, फर्स्ट वाली वेव का एम्पलीट्यूड ये रहा y1,
और उससे नेक्स्ट वाली वेव का एम्पलीट्यूड बड़ा बनाता हूं डायग्राम, ताकि आपको विजिबल हो जाए। मान लेते हैं बेटा ये अपनी पहली वेव है, और यहां पर अपनी दूसरी वेव है। सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड पहली वाली वेव से थोड़ा कम है। तो फर्स्ट वाली वेव का एम्पलीट्यूड ये हो गया यहां से लेके यहां तक, ये हो गया बच्चे y1। और दूसरी वाली वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो यहां से लेके यहां तक है, ये हो गया y2। तो दोनों वेव का एक का एम्पलीट्यूड कम है, दूसरे का ज्यादा है। तो इनकी जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, ये हमने कहा दिस इज वेव 2, ये सेकंड वेव है। और ये जो डॉटेड वेव है ये अपनी वेव 1 है। और इन दोनों की इंटरफेरेंस हुई, और इंटरफेरेंस होने के बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है y1 प्लस y2। y1 भी ऊपर है, y2 भी ऊपर है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहां से लेके यहां तक। तो ये जो थर्ड वेव जो आपको दिखाई दे रही है ये इतनी बड़ी, एक्चुअल में इसका एम्पलीट्यूड कितना है बच्चे? इसका एम्पलीट्यूड है यहां से लेके यहां तक, इसका एम्पलीट्यूड हो गया y1 प्लस y2। और ये अपना हो गई, ये होगी रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ऑब्वियसली y1 प्लस y2 इतना बड़ा आएगा। तो दिस इज अवर रिजल्टेंट वेव। ये जो तीसरी वेव मैंने यहाँ पे बनाई यहां से लेके यहां तक, तो दिस इज रिजल्टेंट वेव, ये वाली। और इसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मैक्सिमम हो गया, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसे ही बच्चे अगर हम लोग डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ग्राफ बनाएं, ऐसे ही अगर हम लोग डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बनाएं, तो इसके लिए हम लोग एक वेव तो ये वाली लेते हैं। मान लो ये अपनी एक वेव है, फर्स्ट वेव। एक और वेव लेते हैं, लेकिन वो कुछ इस तरह से है। जो दूसरी वेव है दैट इज समथिंग लाइक दिस। तो बच्चे इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, यहां पर जो हमने वेव कंसीडर किया है, इन वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का है। तो यहाँ पे वेव्स आर आउट ऑफ फेज, वेव्स आर आउट ऑफ फेज। हमने दो वेव्स ली जो आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज का मतलब है फेज डिफरेंस 180 डिग्री लिया है। मतलब एक वेव जब मिनिमम अचीव कर रही है, तो दूसरी वेव 180 डिग्री का डिफरेंस आने के बाद मैक्सिमम अचीव करेगी। दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमम अचीव नहीं करेंगे, ये मतलब होता है फेज डिफरेंस का। चलो देखते हैं कौन सी चीज कहां तक रहेगी। तो दीज वेव्स आर आउट ऑफ फेज। चलो आओ चेक करते हैं कैसे। हाँ बच्चा, इसका पहली वाली वेव का देखते हैं एम्पलीट्यूड। इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड है y1, और मान लो ये दूसरी वेव है, इसका एम्पलीट्यूड है बच्चे y2। अब दोनों के एम्पलीट्यूड तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा y1 माइनस y2, माइनस हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट वेव कुछ हमारी इस तरह से बनेगी, रिजल्टेंट वेव कुछ इस तरह से बनेगी। और ये जो अपनी रिजल्टेंट वेव है इसका एम्पलीट्यूड आएगा y1 माइनस y2, एंड दिस इज अवर रिजल्टेंट वेव विच इज yr। तो हम देख लेते हैं कौन सी वेव क्या है। ये जो सबसे पहली बड़ी वाली वेव है ये अपनी थी वेव नंबर 1। डॉटेड वेव है अपनी वेव 2। और इनके कॉम्बिनेशन से, इनके इंटरफेरेंस के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनी है वो है ये वाली। अगर हम देखें तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कम हो गया, रिजल्टेंट वेव ये बनी है, तो इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया या मिनिमाइज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम लोग यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ये निकाल कैसे रहे हैं y1 माइनस y2 या y1 प्लस y2, ये हम बच्चे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो कहता है
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अपने पास, दैट इज y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, या इसको आप y नेट कह सकते हो, रिजल्टेंट वेक्टर कह लो या नेट डिस्प्लेसमेंट कह लो। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में ऐड होता है। तो अपने पास वाई आर की वैल्यू आएगी y1 प्लस y2। क्यों आ रही है? क्योंकि एंगल जो आ रहा है ना y1 और y2 के बीच में, एंगल बिटवीन y1 एंड y2 इज 0 डिग्री। y1 और y2 के बीच में एंगल 0 डिग्री है। अगर यही चीज यहां देखें डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो बेटा यहां पर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां पर भी देखते हैं। यहां पर भी अपने पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो तो यही आएगा, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। लेकिन जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये बन जाएगा y1 माइनस y2, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में इस बार जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। माइनस क्यों? बिकॉज एंगल बिटवीन y1 एंड y2 इज 180 डिग्री, इसलिए। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? एंगल बिटवीन y1 एंड y2। So this is how constructive interference and destructive interference is taking place at a particular point in a medium. तो ये बच्चे डिपेंड करता है सारा फेज एंगल पे। अगर हमारी वेव दोनों सेम फेज में है तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। अगर बच्चे हमारी वेव आउट ऑफ फेज है, दोनों के बीच में फेज, दोनों का फेज सेम नहीं है, और ये वाला फेज डिफरेंस हो 180 डिग्री का, तो डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और इसके बीच के भी एंगल हो सकते हैं, लाइक 90 डिग्री, 130 डिग्री, 140 डिग्री, इस तरह से भी हो सकते हैं। डिपेंड करेगा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव बनेगी कि वो कंस्ट्रक्टिवली और या फिर डेस्ट्रक्टिवली, उनसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो क्योंकि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जा रही है, एक्चुअली इंटेंसिटी मैक्सिमम कैसे हो रही है, ये y1 क्या है, ये एम्पलीट्यूड शो कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ गया और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी, I इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो इसलिए हम कह सकते हैं इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, इंटेंसिटी मिनिमम हो गई अगर एम्पलीट्यूड मिनिमम हो गया। हाँ जी बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट? से यस और नो? इज इट क्लियर बच्चे सबको? इज दिस क्लियर? यस सर। तो कर लो इसको नोट, ग्राफ्स बना लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। दीज ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। यहां तक हो जाए फिर आगे चलेंगे। डन? तो बेटा यहां तक हो गया सबका। अब मैं रब कर रहा हूं। नाउ ये थे टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे एक तो हम लोग ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे।
इंटरफेरेंस के बाद तो बेटा यहाँ पे हेडिंग लगा दो अब, एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड, अब हेडिंग लगा दो एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट, एक तो हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, फिर हम लोग बच्चे निकालेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, एंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, resultant displacement at a point in a medium, at a point in a medium when two light waves, at a point in medium when two light waves interfere with each other, when two light waves interfere with each other। तो देखते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब दो लाइट वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी किसी भी मीडियम में, तो उस पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हमारा टॉपिक है। तो आओ बच्चे समझते हैं क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं। मान लो कि अपने पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, तो कंसीडर टू कोहेरेंट सोर्सेज, कंसीडर टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2, दो सोर्सेज ले लेते हैं, एक सोर्स S1 है, दूसरा सोर्स S2 है। ना बेटा इन दोनों सोर्सेज से वेव इक्वेशन आर, इन दोनों सोर्सेज से जो वेव निकलेगी उन दोनों वेव्स की इक्वेशन क्या होगी, आओ देखते हैं बच्चे। पहले वाली वेव की इक्वेशन होगी y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, पहले वाली वेव की ये इक्वेशन होगी। और बच्चे दूसरे वाले वेव की इक्वेशन होगी a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। ये मैं बात कर रहा हूं, मान लो वेव इक्वेशन आफ्टर टाइम t, वेव इक्वेशंस आफ्टर टाइम t टाइम के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बच्चे कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और वेव्स आ रही हैं, कुछ टाइम t के बाद जाकर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ गया, जैसे मैंने कल समझाया था। तो वेव इक्वेशन आफ्टर टाइम t इज r, वेव इक्वेशन आफ्टर टाइम t r, ये हमने नीचे लिख दी कि t टाइम के बाद वेव इक्वेशन, एक तो ये रही फर्स्ट वेव की और ये दूसरी वेव की। यहां पर मैंने y1 और y2 लिख दिए, चलो ये वेक्टर हटा दो, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे अभी के लिए। तो ये अपने पास आ गई दो इक्वेशंस। नाउ बेटा रिजल्टेंट कैसे निकालें, रिजल्टेंट के लिए पहले इनके बीच का फेज डिफरेंस निकालते हैं। नाउ बेटा इन दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस देखते हैं, ये हमने कल भी किया था। फेज डिफरेंस आएगा इनके बीच का पाई इज इक्वल टू सेकेंड वाली वेव का फेज माइनस फर्स्ट वाली वेव का फेज, साइन के साथ जो एंगल होता है वो उनका फेज डिफरेंस होता है। तो बच्चे सेकेंड वाली वेव का फेज है, सेकेंड वाली वेव का फेज है, यहाँ पे लिख लो फेज ऑफ वेव 2, सेकेंड वाली वेव का फेज माइनस फेज ऑफ वेव 1 और फर्स्ट वाली वेव का फेज। तो बच्चे सेकेंड वाली वेव का फेज है ओमेगा टी प्लस के x2 और फर्स्ट वाली वेव का फेज है ओमेगा टी प्लस के x1, ओमेगा टी प्लस के x1। और जैसे ही हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे ओमेगा टी कट जाएगा, अपने पास आएगा k इंटू x2 माइनस x1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो k डेल्टा x। तो बच्चे ये आ गया अपने पास फेज डिफरेंस। और k क्या होता है, यहाँ पे k होता है एंगुलर वेव नंबर और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा।
तो ये इनके बीच का फेज डिफरेंस आ गया। ये हमने कल भी निकाला था, पर आज भी अब ये डेरिवेशन के बीच में आ रहा है, तो हमने अभी निकाल लिया। यहां तक कोई डाउट बच्चों? यस और नो बताओ मुझे, यहां तक क्लियर है सबको? हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, शाबाश। ना बच्चे, दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस आ गया फाई का। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या हो रहा है, इसका मतलब है जब टी टाइम के बाद जब हम देख रहे हैं वेव को जहां वो इंटरफेयर कर रही हैं, तब उनके बीच में फेज डिफरेंस ये रहा। अब मैंने आपको बताया था यही फेज डिफरेंस डिसाइड करता है कि इंटरफेरेंस किस टाइप की होनी है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं, हमें चाहिए पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा, इसके लिए हम लोग बच्चे यूज करेंगे वेक्टर के कॉन्सेप्ट। अगर आपको ट्राइंगल लॉ या वेक्टर लॉ, ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है तो ये बहुत इजी है, बहुत ही इजी लगेगा आपको। और अगर नहीं आता तो बहुत मुश्किल है, बट सॉरी मैं सिखा भी नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि वो 11th में आता है, दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। नाउ बेटा a1 एंड a2 दीज आर एम्पलीट्यूड्स, a1 एंड a2 एंड दीज आर एम्पलीट्यूड्स, और फेज एंगल दोनों वेव्स के बीच में है फाई। तो अगला होगा, अगला हम लोग बच्चे निकालने जा रहे हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। फेज एंगल के बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे, लेकिन डायग्रामेटिकली निकलेगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखते हैं। तो बच्चे मान लो कि अपने पास a1 फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड ये रहा, तो ये उसका मैंने बना दिया बच्चे वेक्टर, ये बन गया a1। सेकंड वाली वेव का एम्पलीट्यूड है a2, हमने उसका बनाया एम्पलीट्यूड, ये बनाया कहीं पे a2। अब a2 यहाँ क्यों बनाया? एक्चुअली बच्चे ये देखो, वेव 1 और वेव 2 के बीच में फेज डिफरेंस आ रहा है इतना, वेव 1 और वेव 2 के बीच में फेज डिफरेंस आ रहा है इतना, यानी a1 और a2 के बीच में जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो फाई का है, मतलब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो फाई का एंगल बन रहा है। तो अगर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हैं हम लोग, तो अगर a1 ये रहा, उससे फाई एंगल दूर a2 है हमारा, क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस है फाई का। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? रिजल्टेंट आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो। अगर बच्चे मैं इसको एक पैरेललोग्राम बना दूं और फिर इसका डायगोनल ड्रॉ करूं, तो ये जो डायगोनल है बच्चे ये होगा हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, डायगोनल ही हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। यस और नो बच्चों, इज इट क्लियर? बताओ, आया ना? डायगोनल ही तो हमारा रिजल्टेंट होता है, याद है ना आपको बच्चे? अगर अब कैसे समझाऊं जिसको आप रिस्पॉन्स भी नहीं करते, ये ए Yes, वेक्टर sir. है, ये बी वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो बच्चे रिजल्टेंट यहाँ बीच में नहीं आता था? 11th क्लास में Yes, ऐसे ही sir. करते थे। तो ऐसे ही है, अभी अपने पास a1 और a2 है, इनके बीच में फेज एंगल फाई है, तो a1 और a2 के बीच में फेज एंगल फाई, तो रिजल्टेंट ये आ गया। आओ देखते हैं। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, क्योंकि इनके बीच में एंगल फाई बन रहा है। तो ये अपना आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन। बच्चे ये आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन, ये बॉक्स में मैंने डाल दिया, ये अपना a1 है। आपको याद होगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता था, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए। यहां तक बच्चों सबको क्लियर है? व्हाट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? यस और नो? यस सर। ओके बच्चे, ये डेरिवेशन बुक्स में गिवन होगी, लेकिन इस मेथड से नहीं करेंगे, ये सबसे इजी एंड शॉर्टकट मेथड है वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा के। बुक्स में थोड़ा टफ है इसमें मेथड, बुक्स में लाइक इन दोनों वेव्स को ऐड करेंगे पहले, फिर मैथमेटिक्स के काफी सारे रिजल्ट्स यूज करेंगे, बट आई एम नॉट यूजिंग दोज रिजल्ट्स, क्योंकि मुझे पता है आपका मैथ्स वैसा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम वही चीज यूज करते हैं जो आपने पढ़ी है, तो इसलिए हमने वेक्टर के कॉन्सेप्ट से इसको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लिया। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला, अगला काम है रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना। अब उसे भी निकाल लेते हैं। ये लेफ्ट साइड वाला नोट हो गया सबका, इधर वाला? यस सर।
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बाद अगला हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो बच्चे एम्पलीट्यूड आ गया अपने पास, एम्पलीट्यूड से आगे हम लोग निकालेंगे अब बच्चे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये अब हम लोग निकालने लगे हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी को मैं लिखूंगा आई आर, आई रिजल्टेंट। तो अपने पास ये इक्वेशन है, यहां से मैं लिख सकता हूं ए आर स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो उसका रूट हट जाएगा, ये बनेगा बच्चे ए वन स्क्वायर, ये बनेगा ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, ये आ गया। अब इंटेंसिटी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको बच्चे, बाय डेफिनेशन ये बॉक्स में, अगर आप बॉक्स में लगाना चाहे बॉक्स में फॉर्मूला क्या है, कहीं साइड में लिखना चाहे साइड में लिख लो, फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं वो साइड में लिख लो। फॉर्मूला ये होता है बच्चे, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कोई कांस्टेंट लगा दूं, मान लो मैंने कांस्टेंट ले लिया सी ले लिया, ये बन गया सी ए स्क्वायर। सी क्या है यहाँ पे, सी बच्चे यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ गया, ये इंटेंसिटी ऐसे होती है। तो यहाँ से अगर मैं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कैलकुलेट करूं तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आएगा इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। अब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो बच्चे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बनेगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। a1 स्क्वायर फर्स्ट वेव का जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है वो बनेगा फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। इसी तरह सेकंड वेव का बनेगा सेकंड वेव की इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इसी तरह से बच्चे 2a1 को, ये तो a स्क्वायर है, अगर मुझे a निकालना है तो ये रूट में चला जाएगा, ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a1 के लिए आएगा i1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट c, और a2 के लिए आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ i2 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट c, और साथ में ये cos फाइव मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चे अब धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स मतलब कटिंग्स करेंगे, और फाइनली हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये बना आर आई आर बाई सी इज इक्वल टू, ये बन गया i1 बाई सी i2 बाई सी प्लस 2 अंडर रूट ऑफ i1 i2 अंडर रूट ऑफ सी इंटू अंडर रूट ऑफ सी, ये बन गया c। तो अपने पास बनेगा i1 प्लस i2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ i1 अंडर रूट ऑफ i2, साथ में cos फाइव मल्टीप्लाई हो रहा है, और इन सब के नीचे c आ रहा है, इसके नीचे c, इसके नीचे c, और इस टर्म के नीचे भी रूट सी इंटू रूट सी सी, तो कॉमन कर दिया सबका c, c से c कट गया, और फाइनली अपने पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आ गया। तो बच्चे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है i1 प्लस i2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ i1 i2 साथ में cos फाइव। यहाँ पे आपको पता है फाइव क्या है, फाइव दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस है। तो बच्चे दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, यस और नो, इज दिस क्लियर? हाँ जी बच्चों, यस नो बोलो, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो बेटा हमने दो चीजें निकाल ली, हमारा टॉपिक ये था एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल गया वो रहा, एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये भी निकल गई, ये निकाल दी हमने। अब हमने हमारा एक चीज रह गई एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अगर आप, अच्छा आपका वो दूसरा 12:40 पे वो शुरू हो गया होगा, तो ना बच्चे यू कैन लीव नाउ, रेस्ट वी विल डू इट टुमारो, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू।